और अब खबरें देवभूमि की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के बहुचर्चित रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने वनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल हैं, मौजूद हैं। और लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसे हुए हैं, लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और ऐसे हालात में वो लोग कहां अपना सिर छिपाएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 घरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने को कहा है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हज़ार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये एक हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। सरकार से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तब ये रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है। हर 6 महीने में लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। क्या था वनभूलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं, इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, अतिक्रमण को लेकर एक तरफ प्रशासन पूरी कमर कस चुका है, दूसरी तरफ हजारों लोग सड़क पे हैं जो इसके खिलाफ सड़क पे उतर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक समझने की आवश्यकता है कि 78 एकड़ भूमि है और करीब 4365 ऐसे निर्माण हैं जो चयनित हो चुके हैं अतिक्रमण के रूप में। स्थानीय लोगों का यह पक्ष है कि वो वर्षों बरस से यहाँ बसे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी, शिक्षा, दीक्षा, बच्चों की पढ़ाई, उनका जीवन यापन यही होता है। और अब एक झटके में आदेश उनको बेदखली का आया। अब वो ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं, उनके सामने न तो कोई विकल्प है, न रोजी रोटी के साधन संसाधन है। लिहाजा लोग विरोध स्वरूप आज घरों से बाहर निकले हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और आगे वो अपने आंदोलन को धार देंगे। जबकि प्रशासन की चुनौती, प्रशासन की समस्या ये है कि इस अतिक्रमण से वो जमीन को कैसे मुक्त कराए, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं और माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन भी कराना है। तो ऐसे में सुदीप, क्योंकि अब हजारों लोग सड़क पे हैं, एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ आम जनता है, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर गतिरोध यहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखिए, तात्कालिक तौर पर तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बीच का रास्ता निकल रहा है, हालांकि निकलेगा जरूर, क्योंकि अब चूंकि इतनी बड़ी आबादी से जुड़ा ये मामला है, अब इसमें राजनीति भी होगी। कांग्रेस पक्ष के तौर पर अपना पक्ष रखेगी तो भाजपा सहानुभूति दिखाने के लिए मदद की बात करेगी। अभी तक कोई बीच का रास्ता है, मदद का रास्ता निकल रहा हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी कराना सुनिश्चित करना होगा। और दूसरा, रेलवे के कब्जे की भूमि जिसे रेलवे अतिक्रमण मुक्त कराना चाहता है,
ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है और पहली बार देश के लगभग 300 खिलाड़ी टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप जीतने के लिए लहरों पे अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। 28 से 30 दिसंबर तक टिहरी झील में ये स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जा रहा है और THDC की तरफ से कोटी कॉलोनी में आयोजित 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप में देश भर से 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और देश को अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। और सुदीप इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का आगाज किया जा रहा है, इसके जरिए भी कई तरह के संदेश देने की कोशिश। जी देखिए, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर टिहरी एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। भारत सरकार की भी इस पर निगाह है और पूर्व में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में अलग अलग नेताओं, बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। भारत सरकार ने भी टिहरी झील और इसके आसपास टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में बजट दिया है। देखिए, आज जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें करीब 300 प्रतिभागी देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में पहुंचे हैं। ये प्री ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है, यानी जो क्वालिफाई करेगा वो ओलंपिक में जाएगा, जो कि सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है। और यहाँ से एक रास्ता प्रशस्त होगा। दूसरा, पर्यटन के साथ साथ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए टिहरी झील और उसके आसपास का इलाका इसलिए भी विकसित हो रहा है क्योंकि वहाँ देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं और जब देश के 300 खिलाड़ी अलग अलग इलाकों से आए हैं तो क्षेत्र का भी विकास होता है और इसका एक संदेश दूर तक जाता है। तो खेल के साथ साथ राज्य सरकार की आर्थिकी और पर्यटन के लिहाज से भी आज का बड़ा मौका है और एक बड़ी एक्टिविटी टिहरी झील के निकट हो रही है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए और क्योंकि अब जो सरकार है वो लगातार खेलों को बढ़ावा देती रही है और यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के जरिए भी कई तरह के संदेश देने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय सेवा के अधिकारियों के साथ सुशासन सरलीकरण समाधान के तहत बैठक करते हुए सचिवालय सेवा के अफसरों के साथ 2 अलग अलग बैठकें की, वार्ता की और उसके साथ ही सचिवालय के कामकाज को और अनुशासित तरीके से गति देने की बात कही। राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय भी इस बैठक में लिए। इसके तहत अब सचिवालय सेवा के अफसरों को भी फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वाहन को लेकर चल रहे विवाद भी जल्द खत्म होने जा रहे हैं। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि फाइल पे सिर्फ सिग्नेचर ना करके उस पर सकारात्मक नोटिंग भी की जाए और इस पर सचिवालय सेवा के अफसरों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज की मीटिंग में बेसिकली लबोलवाब ये था कि हम लोग सभी जनता के सेवक हैं और जनता के लिए बहुत दूर दराज में जो जनता रह रही है उसके लिए हम सदुपयोगी बने और फाइलों का जो बहुत मूवमेंट हो बहुत तेज गति से होना चाहिए और निर्णय में थोड़ा विलम्ब ना होकर निर्णय त्वरितता से होना चाहिए और सकारात्मक भाव से होना चाहिए। इसी को लेकर एक बैठक थी और हम लोगों ने चूंकि अनुभाग अधिकारियों की और 2 सेगमेंट में बैठक थी, उनमें अनुभाग अधिकारियों की जो व्यावहारिक समस्याएं थी, चाहे वो अनुभागों की जर्जर व्यवस्था हो, चाहे अनुभागों में जो वार्डन की बात हो, उस सब की बातें रखी गई और अंततः ये भी बात की गई कि कैसे पत्रावलियों का मूवमेंट तेज हो। तो हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और हमारे सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। और इसमें कुछ इशूज थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं उनकी फील्ड में भी तैनाती होगी और उनके संपर्क की भी जहाँ तक बात है वो भी उसको इशू को सॉल्व किया जाएगा। और जहाँ तक हमारी जितने भी हमारे सेवा के लोग हैं उनको जो भी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, किसी को पीए नहीं मिल रहा, किसी को, उसको भी पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो वाहन के संबंध में भी उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि वाहन भत्ते का जिसका आदेश संभवतः आज जारी हो जाएगा, इसके लिए हम सीएम साहब के बहुत आभारी हैं। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की 2 अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं, कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयुक्तता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। सुदीप इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, चूंकि कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए?
जी देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, यानी विषयों को जटिल ना बनाया जाए, उनको आसान बनाकर लोगों के कामकाज तेजी से हो, फाइलों का निस्तारण हो, फाइलों के मूवमेंट में तेजी आए। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अफसरों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है। आमूमन हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ या आईएएस सेक्रेटरीज के साथ बैठक करते हैं। मुख्यमंत्री ने कई पॉजिटिव संदेश भी इस बैठक के जरिए दिए, जिसमें प्रमुख निर्णय एक ये भी रहा है कि जो शासन के अफसर हैं वो फील्ड में भी तैनात होंगे, फील्ड में भी उनकी पोस्टिंग की जाएगी। दूसरा, इनके वाहन व भत्ते आदि की जो समस्या है वो दूर होगी। तीसरा निर्णय ये भी हुआ है कि फाइल बढ़ाने के लिए सिर्फ सिग्नेचर ना हो, उस पर मंतव्य भी आए, यानी नोटिंग भी आए अफसरों की, और आपस में एक बेहतर तालमेल हो। देखिए, राज्य की सबसे बड़ी इकाई सचिवालय है। मुख्यमंत्री जो निर्देश देते हैं उसका आदेश बनता है, आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइल चलती है और उस पर सबके विभागों के, चाहे वित्त हो, कार्मिक हो, अलग अलग विभागों की उन पर टिप्पणी आती है जी। तो ये पॉजिटिव तरीके से कामकाज आगे हो और लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो सिर्फ कहे ही ना, फाइलों में दिखे, इसलिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि सचिवालय की कामकाज की जो गति, दिशा है वो कितना और स्मूथ होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वामी जी की 94वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सम्मानित करने के साथ ही संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े 5 लोगों के साथ अन्य 2 लोगों को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार स्वयं स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में अखिल गढ़वाल सभा और पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने लोक पर्व हरेला और इगास को राज्य के अवकाश की सूची में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारे लोक पर्व हमारी संस्कृति की पहचान है। राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं और आने वाले वक्त में राज्य के अन्य त्योहारों को भी भव्य रूप से मनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें हम सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हम अपनी संस्कृति एवं परंपराओं की जड़ों से पाएंगे। और उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत टैरिफ वृद्धि को लेकर ऊर्जा निगम की कसरत जारी है। निगम ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सरचार्ज वृद्धि जारी रखते हुए टैरिफ में 7.72% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कोई परिवर्तन न करते हुए निगम ने फिर से प्रस्ताव भेज के सरचार्ज वृद्धि जारी रखने की अपील की है। और सचिव ऊर्जा के मुताबिक ऊर्जा खरीद में बीते दिनों आए अंतर के चलते ये समस्या आई थी, लेकिन नियामक आयोग सुनवाई करते हुए निर्णय लेगा। देखिए, कुछ चीज़ें नितांत टेम्पररी होता है। जैसे पिछले बार हम लोगों ने बहुत अत्यधिक दरों पर बिजली का क्रय किया था एक्सचेंज में, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी थी, काफ़ी डिमांड सप्लाई गैप थी और उसके चलते एक मार्च तक के उनके कुछ क्राइसिस हैं, उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा होगा। लेकिन विद्युत नियामक आयोग को उसमें निर्णय लेना होता है, वो बड़े सोच समझ करके सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय लेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें नितांत टेम्पररी होता है। और राजधानी में कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। राष्ट्रगीत से स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहां पे मौजूद रहे। ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे यजेंद्र ब्रह्मोला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार की बिल लाओ इनाम पाओ योजना पर निशाना साधा और कहा कि योजना के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर के लोग ही जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। मंत्री और मंत्री के करीबियों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। एक संपत्ति बद्रीनाथ हाईवे से 50 किलोमीटर दूरी पर है, जिसको प्रेमचंद के बेटे पीयूष अग्रवाल ने खरीदा है। इसे दस्तावेज में
खाली दिखाया गया है, जबकि जमीन पर इसका ही करीब 200 गज का पुश्तैनी मकान है। आधार कार्ड में एड्रेस है डोईवाला का, और अगर आप रजिस्ट्री चेक करेंगे तो रजिस्ट्री में ऋषिकेश का एड्रेस है, तहसील ऋषिकेश का एड्रेस है। भूमि खाली भूमि है, इस पे कोई पेड़ बाग या कोई निर्माण नहीं है। 52/100 रकबा 200 वर्ग गज यानी 167 वर्ग मीटर, मौजा तपोवन परगना तहसील। दो क्रेता। और उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब एक और बड़ा फैसला राज्य गृह विभाग ने लिया है। राज्य सरकार की गौरा देवी शक्ति मोबाइल ऐप के साथ साथ राज्य में स्थापित करीब 160 महिला हेल्प डेस्क, जो कि थाने और चौकियों के अधीन आते हैं। प्रभारी के पास एक सरकारी CUG मोबाइल नंबर भी होगा और इस पर कोई भी महिला किसी भी आपत्ति, विपरीत हालात या किसी सूचना जानकारी के लिए भी फोन कर सकेगी। विशेष सचिव गृह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयास किया गया है कि भले ही स्टाफ का ट्रांसफर हो जाए पर नंबर एक ही रहे, ताकि लोगों को व्यावहारिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पराशक्ति मॉड्यूल जो डेवलप्ड है वो उत्तराखंड पुलिस ऐप पर है। तो हम लोग का ये सुझाव था कि कोई भी महिला जो घर से बाहर निकल रही है, चाहे वह कहीं पर काम कर रही हो, चाहे PGs में रहने वाली बच्चियां हों, ये सब अपना रजिस्ट्रेशन इस ऐप पे कराएं, जिससे कि ये उत्तराखंड राज्य और पुलिस के सुरक्षा घेरे में आ जाए। इसीलिए हमने वुमेन हेल्प डेस्क पर एक CUG सिम की अनुमति प्रदान की है पुलिस को। CUG सिम के माध्यम से ये होगा कि मैपिंग होगी, जो भी व्यक्ति इस पर रजिस्ट्रेशन करता है उसे एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। यदि कभी भी उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो उस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। पराशक्ति मॉड्यूल जो डेवलप्ड है। और उत्तराखंड में 29 और 30 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। ऐसे में जो पर्यटक उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं, उन्हें बर्फ का दीदार हो सकता है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर जारी रहेगा। जो लोग मैदानी इलाकों में सड़क मार्ग से सफर पर निकलेंगे, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो हमारे और हिली रीजन है, चाहे वो गढ़वाल के है चाहे कुमाऊं रीजन है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी कहीं कहीं पर 29 को वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब आप 30 को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हल्की या बहुत हल्की जो बारिश और बर्फबारी है 30 तारीख में भी, वो कहीं कहीं पर हिली रीजन में वो देखने को मिलेगी। तो हमारे और हिली रीजन है, चाहे वो गढ़वाल के है चाहे कुमाऊं रीजन है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर हल्की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड में लोगों का ध्यान रखने की हिदायत दी है। सीएम के आदेश का पालन करते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इसके साथ ही डीएम ने बस में सफर करने वाले लोगों का भी हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो इस ठंड में ठिठुर रहे लोगों की सहायता के लिए आगे आए। गदरपुर के महतोश मछली बाजार में तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खुले में दुकान पर मांस मछली की बिक्री करने वाले व्यापारियों को ऐसा ना करने की चेतावनी दी और अगली बार ऐसा किया तो कार्रवाई करने की बात की। यहाँ पर जो है महतोश मोड़ में जो है अवैध मीट, मुर्गा, मच्छी खुले मार्केट में बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी बार बार, जिसके लिए आज जो है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था। उनके साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया और उसमें जो भी इस प्रकार से खुले में मीट बेचते पाया गया उनको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया कि कोई आज की मोहलत दी जाती है, कल के बाद वो खुले में कोई भी मीट नहीं बेचेंगे। और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी बताया गया कि अगर इस प्रकार की दोबारा कोई शिकायत होती है तो इसका चालान कर दिया जाए। और मसूरी विंटरलाइन कार्निवल के तहत आयोजित 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से मसूरी में 27 से 30 दिसंबर तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश विदेश से मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। यह फूड फेस्टिवल 27 से 30 दिसंबर तक चलेगा। फेस्टिवल का उद्घाटन भी हो गया है। इसमें जो पहाड़ के जितने भी व्यंजन हैं उनको सबको जो है
परोसा जा रहा है। वहाँ के जो लोग पहनावा हैं, आभूषण हैं, उनमें महिलाएं सज धज के आई हैं। उनके स्वयं सहायता समूह और अन्य जो समूह बनाए हैं उन्होंने, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। यही नहीं, हमें पहाड़ी भोजन का प्रचार प्रसार जो है अन्य स्तर पर भी करना चाहिए। होटलों में भी, जो होटल्स जो हैं वहाँ पर भी पहाड़ी व्यंजन मिलने चाहिए। और यही नहीं, जो हमारे यात्रा रूट हैं, जो हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, मैं मानता हूँ कि हमें वो चीज़ें ना बना के जो कि हमें और होटलों में मिलती हैं, भोजन बनाने की महारत हासिल होती है। इसका प्रमोशन निरंतर पिछले 7-8-10 साल से बहुत काफ़ी मेहनत करी गई है इसमें, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी साथ में लोकल एसोसिएशन भी साथ में जुड़ के, और अब जुबान पे आ चुका है। विंटरलाइन कार्निवल की दूसरी शाम जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ और गायिका सीमा पंगरियाल के नाम रही। प्रीतम भरतवाड़ ने जागर और गीतों से ऐसा सरा बांधा कि युवा खुद को रोक नहीं पाए, वो थिरकते नजर आए। देर रात तक चली सांस्कृतिक संध्या का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया और इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रीतम भरतवाड़ को सम्मानित किया गया। ये नादी हमारे साथ रहता है प्रीतम भरतवाड़ जी। मसूरी विश्व के मानचित्र में एक अलग स्थान रखती है। मसूरी का एक अपना नाम है, शरदोत्सव के लिए जानी जाती है। विंटर कार्निवल का फेस्टिवल यहाँ पर होना, जहाँ एक और पर्यटकों को आकर्षित करता है, साथ ही स्थानीय होटल्स और बहुत सारे व्यवसाय के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मसूरी और रुड़की के लंडोरा में ईंट भट्टे पर खनन करती जेसीबी पकड़ने पर तहसीलदार और भट्टा स्वामियों के बीच तनातनी हो गई। बाद में तहसीलदार ने जेसीबी और मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। तहसीलदार शालिनी मौर्य का कहना है कि वाहनों को पुलिस के हवाले करने के साथ मामले की रिपोर्ट एसडीएम को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई एसडीएम के निर्देशानुसार की जाएगी। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी दोगी के अटाली गांव के नीचे से होकर जाने वाली रेलवे लाइन सुरंग निर्माण का कार्य जोरों पर है, लेकिन खेतों में सिंचाई करते वक्त अटाली के ग्रामीण उस वक्त सकते में आ गए जब उन्होंने अपने खेतों में लंबी दरारें पड़ी देखी। ग्रामीणों का कहना है कि देखते ही देखते ये दरारें 3 दिन के भीतर 2 से 2.5 फीट चौड़ी हो गई। मकानों में दरारें आ रही हैं, इससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वर्तमान में जो खेतों में दरारें आई हैं उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कहा जाएगा कि इसका असर कहाँ तक है। द्वितीय जो गांव वालों की जो भी डिमांड है वो हमारे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। उसी के लिए आज मैं आया हूँ। जल्दी गाँव वाले इस संबंध में अपना एक राय बना के अपना प्रस्ताव देंगे। उस प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं कि पुनर्वास हम दूर नहीं जाएंगे। कारण कि हमारे जो यहाँ इस क्षेत्र से, इस गांव से हमारी यादें जुड़ी हैं, हम अपनी यादें को कैसे भुला सकते हैं। अगर हम पुनर्वास के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाए, कौन से अलग अलग स्थान पर हो जाएंगे। लिहाजा हमारा पुनर्वास हो तो यही हो, और ये हमारी जो जमीन है जो धस गई है, जो टूट गई है, इसका 10 गुना हमें कंपनसेशन दिया जाए और 10 गुनी जमीन उसके एवज में दिया जाए। क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, हम बाजारों में डिपेंड नहीं रहते। सुई से लेकर धागा तक सर हमें अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा और हमारा रोजगार भी सर यही है। और एक मांग मेरी और है सर, हमें यहाँ पे एक परिवार से एक नौकरी भी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो सबका एक मत है कि यहाँ से वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ ये लोग इस डेंजर जोन में है तो उनको यहीं पर इसी गाँव में कहीं पे उनको 10 गुना भूमि दिया जाए जितना एक्वायर कर रही है ये रेल निगम। ये लोग जितना भी यहाँ पे घर इनका टूट रहा है, वो अगर वो घर भी डेंजर जोन में आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उस घर का भी उनको कंपनसेशन दिया जाए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।